तो आज के आपके करंट अफेयर्स 8 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपके विद्यांजलि 2.2। ये सरकार की पुरानी स्कीम है, सरकार ने रीलॉन्च की है। विद्यांजलि का अपने आप में विद्या का मतलब करेक्ट ऑप्शन और क्लैरिटी से आता है अंजलि, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को वर्ड्स को अंजलि का सॉरी मतलब ऑफरिंग विद बोथ हैंड्स, ठीक है। विद्यांजलि जो पोर्टल है ये एक ऐसी चीज के लिए बनाया गया है जहां पे हम गवर्नमेंट स्कूल्स में ना एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन इंप्रूव कैसे हो सकती है? देखो, जितने भी एज अ सोसाइटी हमारा हमेशा कंसर्न होना चाहिए कि स्कूल्स में एजुकेशन कैसे चल रही है, ठीक है। उसमें स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट रन है वो एक तरह से कम्युनिटी हमेशा कंसर्न रहनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो सरकारी स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन मिले, लगातार इन्वॉल्वमेंट, चाहे खुद के बच्चे नहीं भी पढ़ते तब भी इन्वॉल्वमेंट किस मैनर में कि अगर खुद को कोई चीज पढ़ाने जाना है, कुछ बताने जाना है, तो वहां जाके आप सेशन होल्ड कर सको। उसके अलावा आप चेक कर सको कि वहां पे जो टीचर्स हैं वो क्या उतनी फ्रीक्वेंटली ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के डाउट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सोसाइटी लगातार इन्वॉल्व होने लगी, देखो फॉरेन में काफी सारे स्कूल जो वेस्टर्न आपके स्कूल्स हैं, चाहे आपका इंग्लैंड हो चाहे आपका अमेरिका हो, वहां पे ना प्राइवेट स्कूल से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर जो वहां पे प्राइवेट स्कूल है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगे, तो उन्हें बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सारे सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, पर वहां पे गवर्नमेंट स्कूल को एजुकेशन मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि बात क्या है कि लोगों की लिटरेसी के कारण, दूसरा ना वहां पे लोग बहुत ही वोकल हैं हर चीज को लेके। अगर वहां पे उनके बच्चों को किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं मिलती या एजुकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो साथ के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्कूल के वैसे कोई इशू आने वाला है, स्कूल में मतलब बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। और स्कूल में कोई भी बड़ा फैसला भी लेना है ना, तब भी कम्युनिटी को स्कूल को बुलाना पड़ता है, सारे कम्युनिटी को बुला के फैसला लेना पड़ता है, ठीक है। वहां पे कम्युनिटी बोर्ड्स बने हुए हैं, खासकर अमेरिका जैसी जगहों पे बात करें तो वही चीज एक तरह से इंडिया में करने की कोशिश है कि हम अपनी सोसाइटी को भी इस तरीके से इन्वॉल्व कर सके कि हम एज अ वॉलंटियर, ठीक है, चाहे कम्युनिटी हो चाहे पूरा प्राइवेट सेक्टर हो, एज हम वॉलंटियर एक्ट करें और स्कूल्स में पार्टिसिपेट करें, उन्हें चेक करें कि वहां पे प्रॉपर स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही तो क्या इंप्रूवमेंट सरकार कर सकती है, क्या वहां पे फैकल्टी को वहां की को किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना जरूरी है। ये सारी चीजों के लिए ये पोर्टल है। कोई भी मतलब अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है और इसके थ्रू एजुकेशन सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होके देख भी सकता है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? अगला है ई श्रम पोर्टल। देखो आज के करंट अफेयर बहुत ही छोटे हैं, दो छोटे छोटे बस पोर्टल्स के बारे ही हैं, दो करंट अफेयर। एक विद्यांजलि, ये भी पोर्टल ही है, ठीक है, एक मिशन के तौर पे एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो दूसरा है ई श्रम पोर्टल। श्रमित किन्हें कहते हैं? श्रम क्या होता है? काम करना, लेबर को रेफर करते हैं श्रम, ठीक है, कोई काम किया गया। तो आपके इंडिया में जितना भी लेबर है, आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का ही ये पोर्टल है, इसके ऊपर उनका डेटा अवेलेबल करवाया जा रहा है। देखो आपके इंडिया में ना एक बहुत बड़ा इशू है आपकी अगर इकोनॉमी को मैं क्लासिफाई करना चाहूं, आपकी इकोनॉमी को मैं दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज्ड या जिसे फॉर्मल कह देते हैं, और दूसरी है अनऑर्गेनाइज्ड जिसे इनफॉर्मल इकोनॉमी कह सकता हूं। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे जितने भी इंप्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है।
अब देखो आपके इंडिया में अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा, इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, दोनों एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर को भी। एम्प्लॉय को क्या नुकसान है? एम्प्लॉय को सिर्फ एक नुकसान है कि लेट्स सपोज, जैसे अगर तुम किसी से कभी किसी का पैकेज सुनोगे ना, अगर वो कहेंगे लेट्स सपोज कहीं पे प्लेस हुए हैं कि मुझे 3,20,000 का पैकेज मिला है, उनसे कभी ये पूछना है कि इन हैंड कितना बचता है। ठीक है, 3,20,000 यानी कि हर महीने 25,000 के करीब मिलना चाहिए। ठीक है, 25,000 के करीब मिलना चाहिए, पर उन्हें देखना उन्हें बिल कुछ 18,000 के करीब रहा होगा। तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा एक्चुअली सरकार को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। किस चीज में? जैसे प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी, ठीक है, इंश्योरेंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी, और ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो एक एम्प्लॉय के बेसिस पे उसकी सैलरी में से डिडक्ट होती हैं, और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर, मतलब वो सारी चीजें करवानी पड़ती है, तो वो अपने आप वो सैलरी कट के आएगी। तो इसके कारण लेबर एम्प्लॉय को तो यही नुकसान है। ठीक है, एम्प्लॉयर को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि एम्प्लॉयर का ना इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में ना पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। जब एम्प्लॉय रखने हैं तो ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड से लेके पेंशन फंड से लेके टैक्सेशन जो टीडीएस होता है, हर चीज की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाती है। तो वो हर चीज का पेपर वर्क बढ़ गया, और अगर कहीं पे गलती होगी, हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी ट्रीट करते हैं कि गलती हो सकती है, वो तो हर चीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जानबूझ के इन्होंने किया। तो इसके कारण आपके ज्यादातर इंडिया में एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड ही नहीं होते। हमारे इंडिया में जितनी भी जॉब्स हैं उसमें से 90% जॉब आपकी इनफॉर्मल सेक्टर है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं होते। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है, जैसे कि एक सबसे बेसिक एग्जांपल, जितने भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो, ठीक है, या जो ये चाय पीने जाते हो, अंदर जितने वो वर्कर लगे हुए हैं, आपको लगता है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? अरे वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होंगे, वो बेचारों की सैलरी क्या बचेगी? सारी तो सरकार काट के ले जाएगी। तो वो भी नहीं चाहते रजिस्टर होना, और दूसरी साइड पे आपके इतना पेपर वर्क कैसे करें? तो इतने कहीं पे भी, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर लगा लो, आपके वहां पे जो भी सामान उठा के रख रहे होते हैं उसे रजिस्टर थोड़ी कहीं किया होता है। तो अल्टीमेटली वो जो पर्सन है जो ये सारा काम कर रहा है, उसे उस काम तो कर ही रहा है, पैसे भी उसे मिल रहे हैं, उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। जहां पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे इनफॉर्मल कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, उसका पेपर वर्क हुआ है, उसे फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो हमारे सिर्फ 10%, पूरे इंडिया का सिर्फ 10% एम्प्लॉयज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और इसमें सरकारी नौकरियां भी सारी आ जाती हैं, ऑब्वियसली वो तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही है। ठीक है, तो वो सारी जोड़ के, यानी कि आपका मेजॉरिटी इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर में ही हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज यही बनता है कि अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है, कुछ भी करना है, प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि आपके पता कैसे चले कौन लोग किस फील्ड में कितने काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करती है। देखो, एक तो तरीका था, अगर सबका पेपर वर्क फाइल होगा तो उसमें ये भी फाइल होगा कि ये काम क्या करते हैं। लेट्स सपोज कोई आपका कोई भी काम लगा लो, फोकमैन है, फोकमैन होता है वो जो क्रेन सी, छोटी सी क्रेन होती है ना, जिसके ऊपर क्रेट उठा के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। है कि आगे दो फोक्स होते हैं, उसमें सामान उठा के फिर कहीं कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई ना कोई मशीन ऑपरेटर लगा होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा, तो उसका पेपर वर्क फाइल हुआ होगा, तो सरकार को पता चल जाएगा अच्छा ऐसे ऐसे एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं। पर अगर सरकार को पता ही नहीं है तो सरकार को अलग से सर्वे कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। अब इन्हीं चीजों का डेटा कंपाइल करके सरकार कहीं ना कहीं रखती है, क्योंकि सिर्फ सरकार को थोड़ी स्टडी करनी है। अब बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपकी बहुत सारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग रिसर्च कंडक्ट करती है। इस डेटा का अल्टीमेटली फायदा क्या होता है?
क्यों प्राइवेट कंपनी है तो पागल हैं डेटा के पीछे, जैसे गूगल जैसी कंपनीज, क्यों गूगल एप्पल जैसी कंपनीज आपका डेटा क्यों चोरी करती हैं? उसका कारण ही ये है क्योंकि जब तक आपका डेटा नहीं चोरी करेंगे, उन्हें कैसे पता कि तुम वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है? और वेज में खास करके ऐसी रेसिपी सर्च कर रहे हो जिसमें मलाई बहुत ज्यादा डली हुई है, तो क्यों ना तुम्हें ऐसी रेसिपीज की एड्स दी जाए। तो ये सब कुछ है डेटा। ये प्राइवेट कंपनी ऐसे यूज कर रही है, सरकार यही चीज पॉलिसी बनाने के लिए यूज करती है। अगर सरकार को पता है ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो जिन्हें इंश्योरेंस नहीं मिल रही, लेट्स सपोज यही लगा लेते हैं बहुत सारी लेबर है जिसे इंश्योरेंस नहीं मिलती, कोई भी इंजरी होगी कुछ भी होगी तो उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की जाएगी जहां पे उन्हें इंश्योरेंस मिल सके और ऐसी कोई भी इंजरी हो तो वो कवर हो सके। पर वो तभी कर पाएंगे ना अगर हमें पता है कि कौन लोग हैं जिसके लिए स्कीम बनानी है, रैंडमली थोड़ी बना पाएंगे। तो वो ये सारे डेटा इसीलिए कंपाइल किए जाते हैं, इसीलिए इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है? इसी कारण आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे डेटाज, ठीक है, दोनों अवेलेबल हैं, ताकि मतलब इसी चीज कारण के आपकी वहां पे फिर आगे प्लानिंग की जा सके, उनकी वेलफेयर कैसे इंश्योर करनी है, ठीक है? इसके अंदर कैसी कैसी डिटेल दी हुई है, उनकी नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल टाइप, फैमिली डिटेल्स, हर चीज, ताकि सोशल बेनिफिट्स हर चीज का डिलीवर किया जा सके, ठीक है? ये पहली बार, ये फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, क्योंकि ऑर्गेनाइज वर्कर्स के तो और भी डेटाबेस है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का यही डेटाबेस है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के तो सरकार के पास बहुत डेटाज है, पर वो है सिर्फ 10% पॉपुलेशन, बाकी सारे लोग जो हैं उनके लिए डेटा बनाना जरूरी। तो इस तरीके से सरकार कोई भी इसके ऊपर जाकर रजिस्टर कर सकता है। ऑब्वियसली सरकार को सबके बारे में नहीं पता, पर सरकार धीरे धीरे इस डेटा को बिल्डअप करेगी, ठीक है? इसमें आपके माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सब कुछ। गिग क्या होती है? एक चीज बोला जाता है, मीन्स का भी क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी क्या होती है? और कहते हैं इंडिया में गिग इकोनॉमी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। गिग क्या होता है? टेम्पररी बेस पे, बिल्कुल। देखो कोई एम्प्लॉय किसी के साथ, मतलब तुम बंधे नहीं हुए, किसी के साथ फिक्स नहीं हो, किसी के साथ सिर्फ एज अ फ्रीलांसर जिसे हम कहते हैं ना, कि बस कुछ टाइम के लिए किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हो, प्रोजेक्ट खत्म हुआ तुम आगे मूव कर जाओ, ये होता है गिग। जहां पे तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के कारण या एक स्पेसिफिक रोल के कारण जुड़े हुए हो, जिस दिन वो प्रोजेक्ट या रोल खत्म हो गया तुम्हारा काम भी खत्म हो। तो इसी गिग इकोनॉमी को जो फ्रीलांसर की इकोनॉमी है वो कहते हैं, ठीक है? फ्रीलांसर की जगह जो एक्चुअली इकोनॉमिक वर्ड है उसे गिग कहते हैं, ठीक है? जैसे आपके नॉर्मल ये जो परफॉर्मर्स भी होते हैं, डांसर या म्यूजिशियन, ये सब कुछ, इन्हें भी यही बोला जाता है कि आज यहाँ पे गिग है। उसका मतलब है कि आज बस यहाँ परफॉर्मेंस है, ऐसा तो नहीं है कि उसी क्लब में वो रोज ही आ रहे होंगे, ठीक है? तो एक टाइम की परफॉर्मेंस है, वो उनकी गिग है, परफॉर्म की चले, तो वो गिग हो गया। क्लियर है? तो इंडिया में लोग अब वैसे भी पक्की एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा शौक नहीं रखते, उससे ज्यादा वो फ्रीलांसर ही रहना चाहते हैं, तो वहां पे तुम्हें फ्रीडम ज्यादा मिल जाती है, कब तुम काम करना चाहते हो, कैसे काम करना चाहते हो, तो वो आपकी गिग इकोनॉमी इस तरीके से बनती है। क्लियर है? अब जो तुमने मुझसे अभी इससे पहले पूछा था वो मैं बता दूं। एक चीज मुझसे क्लास में, और वैसे करंट अफेयर आज पेपर में दो ही थे और छोटे छोटे से थे, एक चीज और पूछी गई जो मैंने आपको कल बताया था, परसों शुरू किया था करंट अफेयर, कल खत्म हो गया था। परसों के पंशीर में लड़ाई चल रही है, कल के लड़ाई खत्म हो गई थी,
ठीक है, फिर कल एक वीडियोस आने लगी थी कि पंजशीर तालिबान के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। अब उसकी बात क्या है, ये क्या चीज है? देखो हुआ क्या है, तालिबान पंजशीर के अंदर भी घुस गया, पंजशीर के अंदर जो मेन सड़क है वो सारी के ऊपर भी कब्जा कर लिया। पर पंजशीर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है और पहाड़ों से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे अभी भी रिबेलियन करने वाले लोग छुपे नहीं होंगे, क्योंकि पहाड़ इतने बड़े हैं, कहीं पे भी छुप सकते हैं लोग। और खासकर जो आपका ट्रेडिशनल सोवियत के टाइम से आपके अफगानियों का लड़ने का तरीका रहा है ना, वो हमेशा ये है कि वो ना गुफाएं बना लेते हैं और वहां जाके छुप जाते हैं। जब हमला करना होता है तो बाहर निकलते हैं, हमला करते हैं, फिर गुफाओं में जाके छुप जाते हैं। तो एक पूरा केव्स का, बल्कि फिर अंडरग्राउंड टनल्स का भी नेटवर्क बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस चलती रहेगी। पर बात यह है कि ओवरऑल जो पंजशीर के मेन शहर थे, अंदर जो शहर थे और जो सड़कें थी उसके ऊपर कब्जा हो गया, इसलिए कहते हैं पंजशीर तालिबान के कंट्रोल में आ गया। ओवरऑल तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अभी अभी बहुत बड़ी मुसीबतें तालिबान के ऊपर आने वाली हैं, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है, ये तो चलो खत्म होगी, इकोनॉमी कोलैप्स पे पहुंची हुई है। दूसरी एक और मुसीबत ये आएगी कि आपके कल गवर्नमेंट अनाउंस की है तालिबान ने सारे, एक तो मेल कैबिनेट, सारे मिनिस्टर मेल्स हैं, अभी तक कोई भी फीमेल नहीं है। तो कल बहुत सारे लोग आपके स्ट्रीट्स पे उतर आए थे काबुल की। उसके बाद उन सबको स्ट्रीट से हटाने के लिए वही तालिबान के फाइटर्स जितने भी हैं वो हवा में फायरिंग करके, ऑटोमेटिक वेपन से भरे पड़े हैं तो हवा में फायरिंग करके लोगों को डरा के भगा देते हैं। पर बात यही है कि तुम बहुत टाइम तक ये टैक्टिक्स ना अपना नहीं सकते। एक बहुत बड़ा फर्क होता है दो फोर्सेस में, आपकी मिलिट्री और आपकी पुलिस में, यही फर्क होता है। पुलिस का काम क्राउड मैनेजमेंट का, सिविलियन लाइफ मैनेज करने का। तभी इसी कारण ना पुलिस को कभी बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन्स नहीं दिए जाते, क्योंकि पुलिस को कभी इस चीज के लिए रखा ही नहीं जाता कि उन्हें कभी हैवी फोर्स यूज करनी। क्योंकि जब तुम सिटीजन्स को मारने पे आते हो ना, और बाकी सिटीजन्स और गुस्से में आते रहते हैं। तो इस कारण मिलिट्री को इस लाइफ से दूर रखा जाता है जब तक एक्सट्रीम केस ना आ जाए, तब भी पैरामिलिट्री भेजी जाती है हमारे यहाँ तो। नहीं विक्रम, गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, मतलब पुलिस एक्चुअली किसी भी टाइप की कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं बनी। मिलिट्री इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मिलिट्री के लिए कभी भी सिविलियंस मैटर नहीं करते। मिलिट्री में हमेशा सबसे पहला रूल यही होता है कि जो चीज का बस ऑर्डर दिया गया है ना, उस चीज को बस पूरा करना। अब उसमें जितने मर्जी सिविलियंस की जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटी पूरी करनी है और बस वापस चले जाना। ठीक है, तभी उन्हें कहते हैं लास्ट टू कम फर्स्ट टू लीव, क्योंकि मिलिट्री सबसे आखिरी में बुलाई जाती है जब हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं, और सबसे पहले विड्रॉ कर ली जाती है जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाते हैं। हमेशा सोसाइटल लाइफ में पुलिस को आगे रखा जाता है। ठीक है, अब यही चीज के कारण अब तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, पर तालिबान पुलिस थोड़ी है। पहली बात तो तालिबान को सरकार नहीं चलानी आती, ठीक है, क्योंकि लड़ते ही रहे इतने साल, इस कारण चलो उसके लिए तो वो डिपेंडेंट है जितने सरकारी एम्प्लॉयज हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए और अपनी बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए, दोनों चीजों के लिए वो लोग सेम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एक्सेस में फोर्स यूज करेंगे, मारने को गोली भी मार देंगे लोगों को। और अगर लोगों को गोली मारनी शुरू करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो आपके तालिबान को फिर से अपने देश में और लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। दूसरा, अगर तालिबान बहुत ज्यादा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तालिबान का रूल ना बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं है कि उनकी सेंट्रल कमांड सब कुछ संभाल रही है। तालिबान के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अलग अलग इलाके को संभाल रहे हैं। अगर तालिबान ने कभी भी कोशिश की कि सारी पावर काबुल में सेंटर में खींच ले, वो ऐसे लोग हैं जो तालिबान के अंदर ही लड़ाइयां छेड़ लेंगे, तो तालिबान उससे भी टूट सकती है।
और फिर उसमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर कट्टरवादी सोच के हैं, और कुछ तालिबान में अब ऐसे लोग भी आ गए हैं जो लिबरल सोच के हैं। तो इनके आपस में भी लड़ाई हो सकती है। तो ये जो बहुत ही कट्टर लोग हैं, ये शायद इन्हें छोड़ के इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर जाए। ठीक है, कोई लॉयल्टी नहीं होती ग्रुप में, बदल जाते हैं साइड्स। तो अल्टीमेटली ऐसे सारी मुसीबतें आपके अफगानिस्तान के आगे भी खड़ी हैं। तो अभी देश बहुत बड़े क्राइसिस से पास करने वाला है। अगले 2-3 साल इसका टेस्ट है, कैसे निकलता है। 2-3 साल में पता चलेगा तालिबान एक्चुअली इस एरिया को कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता। नहीं कर पाएगा तो फिर से लड़ाइयां छिड़ जाएंगी। ठीक है, कर लेगा तो वेल एंड गुड है, हमारा तो देश है नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता। हाँ जी। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस अभी देखते हैं ना, अभी तो बाकी कंट्रीज ने अभी तक रिकॉग्निशन ही नहीं दी है। सबसे पहले बाकी कंट्रीज रिकॉग्निशन देंगी तभी तो तालिबान को अफगानिस्तान की एम्बेसीज का एक्सेस मिलेगा। सारे देशों ने अफगानिस्तान की एम्बेसीज अभी के लिए उनसे सारे नाते तोड़ दिए। अगर कोई भी अफगानिस्तान का सिटीजन इंडिया आता है, चाहे वैलिड पासपोर्ट के साथ आ रहा है, उसे वापस भेज देते। इंडिया में अभी कोई अफगानी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार ही नहीं है तो तुम्हारा पासपोर्ट कैसे वैलिड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इंडिया को कि इंडिया क्यों अफगानियों को वापस भेज रहा है। इंडिया का ये स्टैंड है कि अभी पहले गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने दो, फिर हम सोचेंगे हमने रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। हम रिकॉग्नाइज करेंगे तभी उनका पासपोर्ट वैलिड होगा, और वो भी अगर उनकी गवर्नमेंट कहेगी। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से कोई भी पासपोर्ट रिकॉग्नाइज कर दोगे। आपका जो ब्लू कलर का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है वो तभी रिकॉग्नाइज है, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारी दुनिया मान रही है। ठीक है। नहीं शिखा, सारे वेपन नहीं डिस्ट्रॉय किए थे आपके। सी, तालिबान को अगर आप देखोगे ना, अमेरिकन की तरह मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी अब पहन रहे हैं, अमेरिकन हेलमेट्स भी पहन रहे हैं, अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम भी प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, वेब गन्स भी उनकी हैं, सब कुछ उनका है। तो हुआ क्या है, ये सारे जो जितनी भी यूनिफॉर्म से लेके गन से लेके उनके इवन आर्मर तक, वो हर चीज अफगान आर्मी को दी थी उन्होंने। अफगान आर्मी को अमेरिका ने पूरी तरह तैयार किया था कि तुम लड़ भी सकते हो और जीत भी सकते हो तालिबान से। पर आपकी अफगान आर्मी लड़ी ही नहीं। जब लड़ाई की बात आई, उन्होंने अपने सारे बेसिस खाली कर दिए और तालिबान को खुली एंट्री दे दी कि तुम आके ले जा सकते, और इस कंडीशन पे कि हमें बस यहां से जाने दो, रख लो ये सारा सामान। तो वो सारे चले गए, सामान पीछे छोड़ गए, और वो सारा सामान इनके हाथ लग गया। अमेरिका जाते जाते कुछ जो अमेरिका को एक जगह पे इकट्ठे हुए वेपन्स जहां जहां मिले थे कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये स्टोरेज हाउस है, ये स्टोरेज हाउस है, वहां पे अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स करके वो उड़ा दिए। उसके बाद जितना काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जितने एयरक्राफ्ट्स खड़े हुए थे, वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। ठीक है, पर जैसे अभी भी तालिबान के पास अराउंड 15-20 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपनी एयरफोर्स है। ठीक है, तो इस कारण आसपास की देशों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे उन्होंने क्या किया, अफगान आर्मी के जो लोग थे उन्हें बोला कि ज्वाइन कर लो हमें। तो उन्होंने अफगान एयरफोर्स जो थी उसके पायलट्स को अपने पायलट्स बना लिया। उन्हें नहीं उड़ाना आता, पर उन्हें हायर कर लिया। ठीक है, वो तो वैसे ही लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें वही पोजीशन वही सैलरी सब दे रहे हैं। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब तालिबान के पास एयरफोर्स भी है। ठीक है, जिस दिन अमेरिका गया है उस दिन हेलीकॉप्टर उड़ाते घूम रहे थे वो। ठीक है, एक ही था हेलीकॉप्टर, पर तब भी इंडिया ने जैसे MI-17 दिए थे आपके 4 अफगान आर्मी को, वो भी अब उनके पास है।
ठीक है, इंडिया ने 4 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे अफगान आर्मी को, वो तालिबान के पास है। अपाचे जैसे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तालिबान के पास है, जो अमेरिका के सबसे एलिटेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से आते हैं। हाँ, अमेरिका ने अफगान एयरफोर्स को दिए थे ना, वो छोड़ के। ठीक है, तो अपाचे जैसे इंडिया खरीद रहा है अभी अपाचे। हाँ, तो और वो वहां पे क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।